नमस्कार दोस्तों। क्या 2014 के पहले नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता सेना का अपमान करते रहे हैं? आपको लग सकता है यह अटपटा सवाल है, लेकिन इस सवाल का मतलब आप समझेंगे अगर अगले 10-15 मिनट तक आप ये वीडियो देखेंगे। कुछ जानकारियां जो मैं बताऊंगा वो आप सुनेंगे, समझेंगे, और इस वीडियो में कुछ और वीडियो आपको दिखाऊंगा। जब उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि मैं ये सवाल पूछ क्यों रहा हूं। सवाल ये कि क्या 2014 के पहले नरेंद्र मोदी, जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और बीजेपी के तमाम दिग्गज जो तब विपक्ष में थे, अपने सवालों से सेना का मनोबल गिरा रहे थे? क्या 2014 से पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेता सेना के शौर्य पर सवाल उठाते थे? क्या 2014 से पहले भारत में चीन की घुसपैठ को लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता अपने भाषणों में देश विरोधी सवाल पूछा करते थे? क्या 2014 के पहले जो सवाल बीजेपी के तमाम नेता सरकार से पूछते रहे थे, वो सारे सवाल क्या सेना के मनोबल को कम करने के लिए थे? अब इन सवालों का जवाब सिलसिलेवार ढंग से मैं तलाशने, बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। सुनिए और गौर से सुनिए। बहुत सारी जानकारियां अभी इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले आज मेरी नजर इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर पर पड़ी। खबर क्या है? रिसर्च करके एक रिपोर्टर है लिज मैथ्यू, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी है और यह बहुत दिलचस्प है। आप सुनिए कि जब खुद विपक्ष में पार्टी होती है, जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है, तब उसका चेहरा, चरित्र, उसके सवाल क्या होते हैं, उसका अंदाज क्या होता है, उसके लिए देशभक्ति का मतलब क्या होता है। और वही पार्टी जब सत्ता में आ जाती है, तब उसका अंदाज क्या होता है, उसके सवाल क्या होते हैं, देशभक्ति के लिए उसका मतलब क्या होता है। और जो सवाल वो सत्ता से बाहर रखकर पूछती रही है, वही सवाल अगर कोई दूसरा पूछता है तो कैसे उसे सेना के खिलाफ, देश के खिलाफ साबित करने की कोशिश चलती है, नैरेटिव सेट होता है, मुहिम चलती है। बहुत दिलचस्प जानकारियों के साथ धैर्य से सुनिए। तो इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, उसकी हेडिंग है व्हाइल इन अपोजिशन बीजेपी कॉर्नर्ड क्वेश्चन यूपीए गवर्नमेंट ऑन चाइना सेंट टीम्स टू बॉर्डर। ये लिज मैथ्यू की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बताने से पहले आपको इतना जरूर बता दूं कि इस बीच हुआ ये कि आज सुबह सुबह राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके और 8:16 पर ट्विटर पर उन्होंने लिखा, एक तस्वीर डाली जो उनके पिता राजीव गांधी ने खींची थी। लेह की तस्वीर है, लद्दाख की, और उसके नीचे उन्होंने लिखा, चीनी आक्रमण के खिलाफ हम सब एकजुट खड़े हैं। एक सवाल इसके साथ चिपकाया उन्होंने, क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है? और जो होना था स्वाभाविक था। इस ट्वीट के तुरंत बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया आई। शीर्ष नेतृत्व से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 8:49 पर ट्वीट किया। राहुल के 8:16 के ट्वीट के जवाब में उन्होंने कहा, 4 पॉइंट उन्होंने लिखे कि कब कांग्रेस ने एमओयू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से साइन किया था, जिसका जिक्र बीजेपी लगातार करती रही है। सोनिया और राहुल की यात्रा का जिक्र करते हुए कांग्रेस ने सरेंडर किया, चाइना को जमीन दे दी, ये सब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे इस वीडियो का विषय है, आखिरी में उन्होंने लिखा है, ड्यूरिंग क्रूशियल सिचुएशंस राहुल गांधी ट्राइज टू डिवाइड द नेशन एंड डिमोरलाइज आर्म्ड फोर्सेज। राहुल गांधी इस मुश्किल वक्त में देश को बांटने और सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। तो सवाल पूछा सरकार से कि क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, तो जवाब यह आया कि ये सेना का मनोबल गिराने का राहुल गांधी काम कर रहे हैं। यही हुआ था कल, जब मनमोहन सिंह ने कुछ सवाल पूछे थे, सरकार को कुछ नसीहत दी थी, जवाब यही आया था कि आप सेना के शौर्य पर सवाल पूछ रहे हैं। वो मैं आगे बात करूं उससे पहले, जिसका मैंने जिक्र किया था, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट गौर से सुनिए। उससे पहले एक और जानकारी कि आपको पता होगा कि भारत के सैन्य अधिकारी और चीन के सैन्य अधिकारी कल करीब करीब 11 घंटे तक
इन दोनों की आपस में बातचीत हुई, मिलिट्री लेवल की टॉक्स हुई, रात 11 बजे तक बातचीत खत्म हुई। उस बातचीत का नतीजा क्या है अभी उसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन भारत के सेना प्रमुख लद्दाख में आज शाम वहां के हमारे भारतीय सेना के कमांडरों से मिलेंगे और स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं जो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है और ये क्यों जरूरी है और ये क्यों मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां हैं और मैंने जैसा कि कहा वीडियो भी है। तो इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में लिखा है लिज मैथ्यू ने कि जिस बीजेपी ने, गौर से सुनिएगा, जिस बीजेपी ने लद्दाख में 20 जवानों की शहादत पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से पूछे गए सवालों के बाद उनकी लानत मलामत की है। मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, इंग्लिश में है। जिस बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को गैर जिम्मेदार बताते हुए उस पर सेना के मनोबल को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है, जिस बीजेपी के अमित शाह ने राहुल गांधी को घटिया राजनीति से ऊपर उठने की नसीहत दी है, उसी बीजेपी ने यूपीए काल में इस तरह के मुद्दे को कई बार उठाया था, सरकार को घेरा था। 2004 से 14 के बीच बीजेपी ने राजनीतिक प्रस्ताव पास किए, श्वेत पत्र जारी करने की मांग की, बॉर्डर पर अपना डेलीगेशन भेजा और मनमोहन सिंह की आलोचना करने के लिए कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि 2004 से 14 के बीच मनमोहन सिंह थे। अब ये कब कब क्या हुआ इसके कुछ और आगे वीडियो दिखाने वाला हूं। ये इसलिए जरूरी है कि आज जब वही काम कोई करता है, वही सवाल पूछता है, वही जानने की कोशिश करता है, तुरंत वो देशद्रोही होता है और उसे सेना से जोड़ा जाता है। सरकार से सवाल पूछने का मतलब सेना के शौर्य पर सवाल उठाना नहीं है। सरकार से सवाल पूछने का मतलब सेना का मनोबल गिराना नहीं है। सरकार से सवाल पूछने का मतलब सेना की शहादत पर सवाल उठाना नहीं है। यह बहुत चालाक नैरेटिव है, बहुत चालाकी से नैरेटिव को बदला जाता है ताकि जैसे ही सरकार पर आप बात करें वो सेना का मनोबल का कवच लेकर बचने की कोशिश करते हैं। अगर चीन की सेना की घुसपैठ हुई है, अगर चीन की सेना ने कहीं कब्जा जमाया है, अगर चीन की सेना ने पेंगोंग के पास उस स्ट्रेच पर 8 किलोमीटर के स्ट्रेच पर अपना कब्जा किया है, तो सबको जानने का हक है कि वहां जमीनी हकीकत क्या है। बस इतनी सी बात है, सुनिए आप। इसी में है कि लिज मैथ्यू ने लिखा है, अच्छी रिपोर्ट है। लिज मैथ्यू ने लिखा है कि बीजेपी की ही वेबसाइट से रिसर्च करके उन्होंने निकाला है कि बीजेपी ने दर्जनों बार चीन के मुद्दे पर सरकार की जबरदस्त आलोचना करते हुए न सिर्फ उनसे जवाब मांगा बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए। इसी रिपोर्ट में जून 2013 के गोवा में हुई नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में सुरक्षा और स्वाभिमान के नाम से प्रस्ताव का जिक्र है, जिसमें बीजेपी ने चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर सरकार को खरी खोटी सुनाई। इसी रिपोर्ट में 2009 में राजनीतिक प्रस्ताव पास करके पार्टी ने अरुणाचल में चीनी अतिक्रमण के मुद्दे पर देश को जानकारी देने और भरोसे में लेने को कहा था। अगर तब बीजेपी कह रही थी कि देश को भरोसे में रखिए, भरोसे में लीजिए और अतिक्रमण की जानकारी दीजिए, आज अगर यही कोई विपक्ष का नेता कहता है या कोई लेफ्टिनेंट जनरल जो फौज में 30 साल 35 साल जिसने गुजारे वो कहता है, तो क्यों ऐसी मुहिम चलती है कि ये सब देशद्रोही लोग हैं, चीन के एजेंट हैं और ये सब सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। उसी रिपोर्ट में आगे सितंबर 2009 में लिज मैथ्यू की रिपोर्ट है, सितंबर 2009 में बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर रविशंकर प्रसाद ने चीनी घुसपैठ को लेकर बयान जारी किया था और सरकार से चीन के मुद्दे पर व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की थी। मैं अनुवाद किया है, मैंने वही अनुवाद बता रहा हूं, इंग्लिश में रिपोर्ट है। कहा गया था कि चीन से भारत के बिगड़े रिश्ते से बॉर्डर पर हमारी तैयारी को लेकर पेपर जारी किया जाए। बीजेपी व्हाइट पेपर की मांग कर रही थी कि व्हाइट पेपर देश के सामने श्वेत पत्र जारी कीजिए। बताइए, आज अगर कोई कहे श्वेत पत्र जारी कीजिए, 40 दिन से क्या पेंगोंग लेक के उस फिंगर 8 से फिंगर 4 के बीच जहां भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती रही है दशकों से, क्या वहां भारतीय सेना को पेट्रोलिंग से चीनी सेना ने रोक दिया? क्या उस स्ट्रेच पर 8 किलोमीटर के स्ट्रेच पर, जिसे आप कह सकते हैं कि परसेप्शन है एलएसी को लेकर भारत और चीन का, उसी परसेप्शन के बीच जो हमारी दावेदारी वाला इलाका है जहां हम पेट्रोलिंग करते रहे, क्या उन्होंने पूरी तरह से कब्जा करके बंकर बना लिए हैं? वहां बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती है और क्या वहां सैकड़ों चीनियों की तैनाती है? ये जानने का हक देश को है। ये जानना और पूछने का मतलब कहीं सेना के शौर्य पर सवाल उठाना नहीं होता है। कैसे, वो आगे बताते हैं। इसी लिज मैथ्यू की रिपोर्ट में बीजेपी ने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के लिए बॉर्डर पर अपना डेलीगेशन भेज दिया।
अब समझिए बीजेपी अपना डेलीगेशन भेज देती है, तो भाई जब सेना के अधिकारी वहां हैं और सेना पर आपको भरोसा है तो आप क्यों डेलीगेशन भेज रहे हैं? क्या तब सेना पर आपको भरोसा नहीं था? क्योंकि मनमोहन सिंह खुद वहां मुस्तैद तो थे नहीं, सेना थी, तो आपको सेना पर क्यों भरोसा नहीं था? क्यों आपने अपना डेलीगेशन भेजा? लेकिन चलिए आगे, जिसका नेतृत्व भगत सिंह कोश्यारी कर रहे थे, जो आज महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, और नितिन गडकरी भी उस टीम में थे। इस टीम ने भारतीय इलाके में चीनी अतिक्रमण को अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेट किया और डोजियर बनाकर पार्टी को सौंपा। यह है बीजेपी का। बीजेपी वेबसाइट के मुताबिक सितंबर 2013 में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बीजेपी सांसद तरुण विजय के नेतृत्व में भी एक ग्रुप भेजा था, जिसका मकसद था लद्दाख और उत्तराखंड इलाके में चीनी अतिक्रमण की जांच करके रिपोर्ट भेजना। पहले तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं विपक्ष के नेता के तौर पर बीजेपी जो भी कर रही थी सही कर रही थी। यह हक है देश को जानने का, वैसे ही जैसे आज के विपक्ष के नेताओं को हक है। अगर आपने पूछा तो आज भी कोई पूछ सकता है, चलिए, लेकिन आज पूछे तो उसको देश और सेना से तुरंत जोड़ते हैं, यह चालाकी है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि बीजेपी भले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चीन दौरे पर लगातार आक्रामक है, लेकिन सच यह है कि अक्टूबर 2009 में चीनी राजदूत ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी अलग से, और अगस्त 2010 में चीन का 7 मेंबर डेलीगेशन तब के पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी से मिला था, और 2011 में उनके निमंत्रण पर नितिन गडकरी चीन गए थे। अखबार से मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया उसके बाद, तो पता चला कि बीजेपी अध्यक्ष के पास चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की तरफ से एक पत्र आया था, जिसमें लिखा गया था ये बीजेपी का पहला प्रतिनिधिमंडल होगा जो पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में चीन का दौरा करेगा। आपका चीन आना सीपीसी और बीजेपी के बीच चले आ रहे दोस्ताना रिश्ते को मजबूत करेगा, ये चीन की तरफ से कहा गया। तो हालांकि नितिन गडकरी गए, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने घुसपैठ की बात कही, उन्होंने जो बातें एक भारत के नेता को अपने देश के हित में कहना चाहिए वही बयान नितिन गडकरी ने दिया। लेकिन सवाल उठता है, आप किसी के मुलाकात को जैसे उसको चीनी एजेंट कहते हो तो आरोप फिर आप पर भी लग सकता है कि आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर कैसे गए, वहां कैसे आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो मुखिया थे उनसे मिले, और कैसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने आपका वेलकम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद चूंकि बात अभी हो रही है कि बीजेपी तब क्या पूछती रही है, और बहुत सारे लोग ट्विटर पर ट्रोल करने वाले, फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे भी ट्रोल करने वाले, वो भी सुन लें, और बहुत सारे लोग आपको भी कहते होंगे, वो लोग भी सुन लें। 2013 में तो यह भी हुआ था, कल उमाशंकर सिंह एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, उन्होंने लिखा था 2000, उसी से मुझे पता चला, उन्होंने नवभारत टाइम्स की कतरन लगाई कि 2000 चीन में राष्ट्रपति से मिलने गए थे बीजेपी नेता, जब घुसपैठ हुई थी चीन की तरफ से, चीन मामले पर, माफ करना, राष्ट्रपति से मिलने गए थे। उसमें है बीजेपी संसदीय दल के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज, राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली, बीजेपी के तमाम सांसदों का जत्था राष्ट्रपति से मिलने गया था। सांसदों की मांग थी कि लद्दाख इलाके में चीनी घुसपैठ के बारे में सरकार जानकारी छिपा रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सरकार की जमकर लानत मिलामत तब की गई थी, और सरकार से मांग की गई थी, सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार से मांग की गई थी कि चीनी खतरे से निपटने के लिए किस तरह के हथियार भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है ये भी बताया जाए। तो उस समय तो विपक्ष के तौर पर बीजेपी ये भी जानना चाहती थी कि सेना वहां क्या हथियार इस्तेमाल कर रही है, वो भी देश को बताएं या विपक्ष के नेताओं को बताएं। तब तो आपको इतनी दिलचस्पी थी। आज अगर कोई नसीहत देता है या कोई सवाल पूछता है कब्जा किया, तो आप तुरंत कहते हैं सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे, शहादत पर सवाल उठा रहे, किसी को भी कहते हैं। यहां तक कि बीजेपी के सांसद के तौर पर प्रकाश जावड़ेकर और मुख्तार अब्बास नकवी ने रक्षा मामलों की संसदीय समिति के चेयरपर्सन राज बब्बर से मांग की थी कि लद्दाख बॉर्डर पर तैनात सैन्य अधिकारियों को बुलाकर उनसे विस्तार से जानकारी ली जाए। अब आप देखते जाइए इस तरह से कि आप बॉर्डर के लोग आए प्रेजेंटेशन दे, ठीक है, तो इसमें तब आपने किया ना, तो आज गलत कैसे है। उसके बाद मनमोहन सिंह का, हाँ, और उसके बाद मैं आपको बताया कि कल जैसे ही मनमोहन सिंह ने जैसे ही कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हम
ऐतिहासिक मोड़ पर हैं और सरकार के फैसले और कार्रवाई से तय होगा कि आने वाली पीढ़ियों की हमारे बारे में राय बनेगी। हमारी लीडरशिप की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है, लीडरशिप को जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। भारतीय लोकतंत्र में यह जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ऑफिस की होती है। प्रधानमंत्री को अपने बयान से चीन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, ठीक है। उसके बाद ही नतीजा ये हुआ कि मनमोहन सिंह को एक तरह से नसीहत दी गई और जेपी नड्डा ने सिर्फ यही कहा कि आप सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो हमने देखा और सुना हर बार। उसके बाद आती है बात कि हम कुछ वीडियो आपको हम दिखाते हैं। वो वीडियो देखना और सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो यही काम बीजेपी करती रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है और मैं बार बार कर रहा हूं, इसमें कोई गलत नहीं है। तो एक वीडियो सुनिए, 2-3 वीडियो मैं आपको सुनाता हूं, वो वीडियो सुनिए, फिर कुछ और दिलचस्प बातें आपको बताऊंगा। 1 मिनट सुनते हैं। एक वीडियो है, ये है, पहले मैं एक वीडियो सुनाता हूं आपको। पहले एक वीडियो है 29 सेकेंड का, नरेंद्र मोदी की बाइट है, बयान है, टुकड़ा है, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं और मैं तो देख रहा हूं हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। ठीक है, ये सुना आपने, आपको अंदाजा लग गया क्या कह रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत असहाय होकर सिर झुका रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है, केंद्र जिम्मेदार है, देश कभी माफ नहीं करेगा। एक और बयान सुनाता हूं आपको, हालांकि इसमें कुछ और नेताओं के बयान है, इसको भी सुनना जरूरी है। 4-5 नेता हो सकता है आपने सुना होगा, जिसमें नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के कुछ और दिग्गज हैं। 1 मिनट 42 सेकंड का ये टुकड़ा है, ये भी आप सुनिए। और बार बार मैं देश को इसलिए सुना रहा हूं, ये सवाल पूछे जाते रहे हैं। ये सवाल नेहरू के वक्त भी पूछे जाते थे, वाजपेयी ने पूछा था। वाजपेयी, युवा वाजपेयी के कहने पर तब नेहरू ने चीन से जब युद्ध की स्थिति थी, उस समय नेहरू ने संसद का स्पेशल सत्र बुलाया था। और आज अगर सवाल पूछते हैं तो आप कहेंगे सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये 1 मिनट 42 सेकंड का, इसमें कई नेता आपको दिखेंगे, सुनिए। चाइना ने हमारी सीमा पर आकर के अड़ंगा लगाया, सारी दुनिया ने देखा। गूगल मैप पर सारे नागरिक देख पा रहे थे चाइना की मूवमेंट कैसी है, चाइना किस तरह हमारी धरती पर आ रहा है। चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। चाइना भारत के अंदर उसकी मिलिट्री ट्रूप्स आती है, 90 किलोमीटर तक भारत की सीमा में प्रवेश करती है। फिर भी हमारे सिस्टर चाइना विजिट के लिए बिल्कुल व्याकुल होते हैं। चाइना के साथ क्या डील हुई है, इसकी जानकारी देशवासियों को नहीं। चाइना भारत को चारों तरफ से इंसल्टिंग कर रहा है। इससे बड़ा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर किसी गवर्नमेंट का ले लो, और दूसरा क्या हो सकता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों, डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। चीन के मुद्दे पर जिस तरह से इस सरकार ने ढुलमुल, कमजोर, कंट्राडिक्टरी और कंफ्यूजिंग रवैया अपनाया, उसका नतीजा हुआ कि लगातार चीन हमारे सीमाओं के अंदर घुस करके और हमको चुनौती दे रहा है। सरकार में मजबूत राष्ट्रवादी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। चीन ने लद्दाख के क्षेत्र में जो कब्जा कर लिया है, भारत के क्षेत्र में, ये घुसपैठ और कब्जा एक बहुत ही बेहद गंभीर। सुन लिया आपने, तो देख लिया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जो तब मुख्यमंत्री थे, जिसमें वो कह रहे सारी दुनिया गूगल के मैप पर देख रही है और किस तरह से वहां आंख में आंख डालकर लाल आंख करके समझाना चाहिए। और तब गूगल मैप पर देख रही थी, पता नहीं कितने लोग देख रहे थे, लेकिन बीते 6-7 दिनों से पूरा देश देख रहा है कि पैंगोंग के पास गलवान वैली में कैसे रेजिमेंटेशन है चाइना का वो, और पैंगोंग के पास फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच वो इलाका जहां भारत अपनी दावेदारी जताता है, जहां भारत मानता है कि एलएसी फिंगर 8 के बाद है, जहां भारत की सेना पेट्रोलिंग करती रही है, उस इलाके पर, उस 8 किलोमीटर के स्ट्रेच पर
चीनी सेना ने जबरदस्त ढंग से कब्जा कर लिया है और इस कदर कब्जा किया है कि वहां से उनको हटाना बहुत आसान नहीं, चुनौती है। और उसी वजह से भारतीय सेना के अधिकारी चीनी सेना के अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं कि चीनी सेना 4 मई के पहले की स्थिति पर लौटे और इसलिए आज भारतीय सेना प्रमुख भी वहां जा रहे हैं। सवाल उठता है और यह कहा जा रहा है कि 40-45 दिन से ऐसी स्थिति है और बहुत सारे ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर्स, लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके, जनरल पनाग से लेकर जनरल मेनन, कर्नल अजय शुक्ला, जनरल रॉय, ऐसे बहुत सारे लोग ये लिखते रहे लगातार, ये बता रहे जनरल हुडा कि वहां बड़े पैमाने पर चीन ने कब्जा किया है। अब आप कहें कि हमारा बॉर्डर नहीं है, ये कहकर नहीं बच सकते। अगर हम दावा कर रहे हैं वहां कि हमारा एलओसी जो है वो फिंगर 8 तक है, फिर तो अब चीन तो कहता है कि फिंगर 2 तक है, फिर आप 2 और छोड़ दीजिए, पीछे हट जाइए। ये कोई लॉजिक नहीं है। हम उसको नो मैंस लैंड कहकर, हम उसको कुछ और तर्क देकर, हम उसको परसेप्शन वाला एलएसी कहकर हम उसको छोड़ेंगे तो गलत होगा। जाहिर है हम नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए बात कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो इस वीडियो में आपने सुना, मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, धुलमुल, कमजोर, कंफ्यूज्ड और कंट्राडिक्टरी रवैया अपनाया, उसका नतीजा है कि चीन हमारी सीमा में घुसकर चुनौती दे रहा है और मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति चाहिए। अभी मजबूत भी है, राष्ट्रवादी भी है, दोनों चीज है। फिर चीन की घुसपैठ कैसे हुई है और सबसे अहम जो कहा, राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन से क्या डील है देशवासियों को पता होना चाहिए। देशवासियों को अगर पता होना चाहिए चीन से क्या डील है। ये सब बड़े बड़े इल्जाम आप लगाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसे गलत नहीं मान रहा हूं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शर्म से डूब मरो। तो आप यहां तक कहते हैं शर्म से डूब मरो। जब आप विपक्ष में होते हैं, चीनी घुसपैठ पर आपकी नाराजगी जिसको बार बार करो वाजिब है, लेकिन तब आप इस क्लाइमेक्स पर जाते हैं कि आप कहते हैं शर्म से डूब मरो। लेकिन आपसे अगर पूछता है, सीधे शब्दों में भी अगर कहता है, या राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं अगर सीधे सवाल पूछते हैं क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है, तो आप तुरंत उसको सेना के खिलाफ बताते हैं। अगर राहुल गांधी पूछ देते हैं कि क्या गलवान वैली की पोजीशन क्या है, आप तुरंत उसको सेना के शौर्य पर सवाल उठाने की तरह उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। तो यही एक सवाल है और यह स्थिति यह है कि पैंगोंग लेक के पास आप लगातार बीते 3-4 दिनों से 2 दिनों से खबरें देख रहे होंगे, खासतौर से इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स ने परसों तरसों 2 दिन खबर छापी। दिलचस्प बात यह है कि 40 दिन से कुछ रिटायर्ड जो पूर्व फौजी अधिकारी हैं, कर्नल अजय शुक्ला से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल पनाग तक, ये लिख रहे थे अलग अलग वेबसाइट पर। मैंने भी कई वीडियो में बीते 6-7 दिन में बताया, दिखाया है, आप देख लीजिएगा, आपको मिलेगा। लेकिन भारतीय न्यूज चैनल पर बड़े मीडिया घरानों ने इन खबरों को ब्लैकआउट कर रखा था। कल से, परसों से थोड़ी खबर दिखने लगी। परसों रात को अचानक ब्रेकिंग न्यूज कई चैनलों पर चला कि पैंगोंग लेक के उस इलाके पर चीनी कब्जा, चीनी घुसपैठ, जो चीज 40 दिन से है, पहले 40 दिन तक अंडर द कारपेट रखने की कोशिश हुई या कहा गया ऐसा कुछ नहीं है, इनकार किया जाता रहा। जब सिर से पानी ऊपर गुजर गया, जब हमारे 20 जवानों की शहादत हो गई, जब छिपने छुपाने की कोई बात नहीं थी, तब सार्वजनिक होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो बात सामने आई। लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी अधिकृत तौर पर कुछ नहीं बताया गया। अब सवाल उठता है, अगर बीजेपी नेता ऐसे सवाल पूछते थे और अपना डेलीगेशन तक भेज देते थे, चाहते थे कि उनको यह भी जानकारी मिले कि फौज वहां कौन हथियार इस्तेमाल कर रही है, तो अगर बीजेपी के नेता से अगर कोई पूछ रहा है इसमें सेना का शौर्य कहां से आ गया? कौन ऐसा आदमी है मूर्ख जो सेना के शौर्य पर सवाल पूछेगा, सेना की बलिदान पर सवाल पूछेगा? और अगर इस आधार पर आप तय करते हैं आज भी सेना ही वहां है, तब भी सेना ही वहां थी, लड़ती सेना है, पॉलिटिकल पावर उसको पावर देता है, उसके लिए इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराता है। तो इसलिए अगर वहां कोई चूक कहीं से हुई तो उसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप से सवाल पूछा जाना सेना के शौर्य पर सवाल नहीं है। स्थिति ये आ गई कि कुछ ब्रिगेडियर, कुछ सीनियर सेना के अधिकारी रह चुके लोगों ने अगर इस पे कुछ सवाल पूछा तो कुछ लोगों ने इस हद तक उनकी गाली गलौज की। एक मेजर गौरव आर्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में 5 साल रहे, रिपब्लिक टीवी के वो पैनलिस्ट हैं, उन्होंने क्या नहीं गालियां दी। एक ब्रिगेडियर सैंडी थापर है, उनको सड़क पर मारने, पीटने, घसीटने तक की बातें कर दी गई। तो ये देश में ऐसा माहौल क्यों है? क्यों होना चाहिए? 2014 की पहले ऐसी स्थिति क्यों नहीं थी? आक्रोश होता था कि चीन घुसपैठ कैसे कर सकता है।
चैनल पर मीडिया के पत्रकार के नाते हम सब लोग चीन के खिलाफ और सवाल उठाते थे सरकार पर कि क्या कमी रह गई, क्यों ऐसा हुआ, कब चीनी बाहर जाएंगे। आज उस पर चुप्पी और घेराबंदी सिर्फ विपक्ष की, क्या आपने पूछ क्यों लिया? आप जरा जाइए फ्लैशबैक में, क्या 2011, 12, 9, 10, 13 उस समय जब ये सारे नेता सवाल पूछ रहे थे, क्या इन नेताओं के खिलाफ चैनलों पर मुहिम चलती थी? क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम चलती थी? क्या इन नेताओं से पूछा जाता था आप क्यों पूछ रहे हैं, आप सेना के शौर्य पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, आप देश पर क्यों सवाल उठा रहे हैं, आपकी देशभक्ति कहां चली गई? जब तब नहीं पूछा गया, तो आज भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो ये सवाल क्यों और नैरेटिव ऐसा क्यों? इस वीडियो का फिलहाल मेरा मकसद ये था, ये बताना कि कभी भी सवाल पूछने को आप इस तरह से मत चिन्हित करिए कि कोई देश के खिलाफ है। देशभक्ति जितना आप में होगी, जितना बीजेपी के नेताओं में होगी, जितना किसी और में होगी, हम सेना को अलग करते हैं क्योंकि सेना से किसी की तुलना नहीं कर सकती, वो किसी की तुलना नहीं। वो जाबाज जवान जो सरहद की हिफाजत करते हुए माइनस टेम्परेचर में भी अपनी जान देते हैं, वो जाबाज जवान जो बुरी तरह जिनके लिए पीएम ने कहा कि मारते मारते मरे, उन जाबाज जवानों को सबकी सलामी है, पूरे देश की सलामी है। उन्हीं जाबाज जवानों की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। उन जवानों पर सवाल उठाने का सवाल ही नहीं उठता है। सवाल सरकार से, और अगर सरकार से सवाल तो देशद्रोह नहीं है, सेना पर सवाल नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि यही पार्टी जो आज 6 साल से सरकार में है, यही पार्टी पीछे हर समय ऐसे ही सवाल 2014 से पहले करती रही है। मैंने आपको दिखा दिया, ऐसे सैकड़ों बयान है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं, जानकारी देता रहूंगा जैसे कुछ और जानकारी मिलेगी। आप सबको नमस्कार। अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा और ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। एक बार फिर से नमस्कार।